हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमारी बीएससी थर्ड ईयर की थर्ड बुक चल रही है, जिसमें यूनिट सेकंड चल रही है। ओवरऑल आज हमारी यूनिट सेकंड आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसमें दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, जिनमें से पहला टॉपिक है एच पैरामीटर और वाई पैरामीटर। और दोस्तों ये देखा जाता है इस दो टॉपिकों में से क्वेश्चन लगभग बुक में 30 के आसपास क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी बुक में। तो हम बुक के हिसाब से ओवरऑल या लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से भी देखें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम के लिए ये दो ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा वेटेज नंबर के आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज होता है इन दो टॉपिकों का हमारे एग्ज़ाम में, जहाँ तक कि मैंने अभी प्रीवियस पीवाई की क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, चलो। और आप सभी को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट एंड कुछ प्रॉब्लम आती है पढ़ाई से रिलेटेड, आप बीएससी के स्टूडेंट हो अगर, तो आप बिल्कुल सही जगह हमारे चैनल से जुड़ जाओ। अगर आपको कुछ नोट्स या कुछ तकलीफ़ हो रही है या कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है करने में, तो महात्मा जी एजुकेशन का डाउट ग्रुप भी है और एक मेन चैनल भी है महात्मा जी एजुकेशन के नाम से। उसको ज़रूर से आप क्या काम करना स्टूडेंट, ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद आपको सारी अपडेट मिल जाया करेगी, जैसे कि आपको नोट्स वहाँ पे मिलेंगे या और ज़्यादा अगर कुछ क्वेश्चन भी होंगे वहाँ पे सब चीज़ मिलती रहेगी। दूसरी बात, अगर किसी को हमारे से पर्सनल बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आईडी ये रही। ठीक है, चलो अब मैं टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ, मुद्दे की तरफ कि आज का हमारा मुद्दा क्या है। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम बात करने वाले हैं एच पैरामीटर क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे कैसे मतलब इसमें मतलब किस प्रकार होता है एच पैरामीटर। वाई पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर यही बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है, बस यही जानने वाले हैं हम इस वीडियो के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से। जी हाँ, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। सभी के गुड इवनिंग, सभी को मेरी तरफ से सभी को राम राम। देखो यार, अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है ना क्लास में, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बता देता हूँ कि भाई आज क्लास नहीं होगी या ये प्रॉब्लम होगी या वो प्रॉब्लम होगी। अगर क्लास होनी है तो भाई मैं आपको बता देता हूँ 10 या 1 घंटे या 2 घंटे पहले बता देता हूँ कि आज 7:30 बजे क्लास होगी। तो आप सभी आ जाया करो क्लास में जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए भैया, आज का हमारा टॉपिक है एच पैरामीटर। देखो समझते हुए चलना, ये लो समझते हुए चलते हैं। यहाँ से हेडिंग डालिएगा एच पैरामीटर, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी मेमोरी ऐसी सेट हो चुकी है सर कि अगर हम नोट्स से आपको दिखाएंगे ना तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो आपको समझ में भी नहीं आने का। थोड़ा सा आसान तो लगेगा पर समझ में नहीं आने का। देखो पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट एच पैरामीटर। एच पैरामीटर, ठीक है। एच पैरामीटर ये क्या होता है डियर स्टूडेंट। देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, दो तो आपके इनपुट होते हैं। हाँ जी, दो तो होते हैं आपके इनपुट और दो होते हैं आउटपुट। अगर दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँ कि आपके इनपुट क्या है, इनपुट आपका I1 और V1 है और आपका आउटपुट I2 V2 है। तो एच पैरामीटर स्टूडेंट जब भी बनता है जब आपके इसमें चार चर होने चाहिए। चार चर का मतलब क्या, इसमें चार कोफिशेंट होते हैं, चार चर होते हैं। इसमें चार चर कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका I1 होता है, एक I2 होता है, एक आपका V1 होता है, एक V2 होता है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन यही मेंशन कर रखा कि बताइए भैया एच पैरामीटर में कितने कितने चर होते हैं, चरों की संख्या कितनी होती है। भैया चार होते हैं, चार, I1 I2 V1 V2। क्यों सर चार क्यों होते हैं भैया, ये तो बताओ ना। इसमें दो तो इनपुट होते हैं, हाँ भैया, दो आउटपुट होते हैं, तो टोटल कितने चर हुए भैया, चार हुए। तो आपका आंसर उस क्वेश्चन का हो जाएगा आराम से। देखो अभी बहुत ऊपर तक जाएंगे हम, समझते रहना। हाँ भैया, एक बात तो हमारी क्लियर होगी। देखो स्टूडेंट्स, एच पैरामीटर आपका जब ही बनेगा, कब बनेगा सर, जब आपका जब आपका I1 जब आपका I1 V2 जब आपका I1 V2 आपका इंडिपेंडेंट की तरह काम करे। हाँ जी सर। और आपका V1 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 I2 V1 I2 किसकी तरह कार्य करे, डिपेंडेंट की तरह। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या, अभी सुनते रहो जो मैं बोल रहा हूँ। एच पैरामीटर आपका जब बनेगा जब आपका I1 और V2 इंडिपेंडेंट का मतलब होता है असवतंत्र। ठीक है, डिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। सॉरी यहाँ पे गलत
बोल दिया मैंने शायद। डिपेंडेंट का हिंदी में मतलब होता है डिपेंड, मतलब जो किसी पे डिपेंड करे। इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड ना करे, ठीक है ना। ओके, अभी बता दूंगा इसका हिंदी वाला रियल मीनिंग क्या है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बस इसका इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश मीनिंग याद रखना आप। ओके सर। अच्छा, अब तुम कहोगे सर अगर सपोज करो सर हम तो आपकी बात नहीं मान रहे, हमने क्या काम करा, इंडिपेंडेंट तो हमने भैया रख दिया किसको, हमने भैया रख दिया V2 V1 को, और भैया हमने डिपेंडेंट रख दिया I1 I2 को। तो भैया फिर एच पैरामीटर नहीं बनने का क्या? बिल्कुल नहीं बनने का भाई साहब। अब तुम क्या कहो भैया ऐसा क्यों नहीं बनने का? अब ये भी तो आउटपुट इनपुट होते हैं इसमें। आउटपुट आपको पता है, इनपुट तो आपका V1 I1 होता है, और भैया आपने अभी बताया आउटपुट आपका V2 I2 होता है। तो भैया इसके अकॉर्डिंग तो ये बनना चाहिए, नहीं बनता। अब तुम कहोगे भैया ऐसा क्यों नहीं होता? देखो, सब पैरामीटर अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे मैं एच पैरामीटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एच पैरामीटर में स्टूडेंट आपका I1 और V2, I1 और क्या, I1 और बोलो बोलो, I1 और V2 आपका इंडिपेंडेंट होगा, जबकि I2 और V1 आपका डिपेंडेंट होना चाहिए, जब भी आपका एच पैरामीटर बनकर तैयार होगा। आई होप सो आपको समझ में आ पा रहा होगा जो मैं आपको बोलने की इच्छा कर पा रहा हूँ। यानी स्टूडेंट्स में ये भी तो बोल सकता हूँ, मैंने आपको क्या बोला, अब बताओ। यही तो बोला मैंने ये बोला है कि भैया I1 और V2, I1 और V2 क्या होंगे, ये सर इंडिपेंडेंट होंगे, और आपका I2 और V1 क्या होंगे सर, ये डिपेंडेंट होंगे। कहीं ना कहीं मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, बोलना आप बताना मुझे कि V1 देखो डिपेंडेंट है ना, क्या है, ये दोनों डिपेंडेंट है ना, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला जो है ना इस पे डिपेंड कर रहा होगा पूरे पे, और ये वाला भी इस पे पूरे पे डिपेंड कर रहा होगा। पूरे पे क्या मतलब, ये पूरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होगा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट, कैसे सर, कि मैं V1 को लिख सकता हूँ V1 बराबर F I1 और आपका V2। इसको मान लेना डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हमारा दूसरा फंक्शन क्या आता है उसमें सर, दूसरा था हमारा आपका, एक तो ये हो गया था सर, दूसरा था हमारा I2। तो I2 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन I1 और आपका V2। इसको मान लेना समीकरण 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये तो हमने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी बीएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बुक में। हाँ जी, हाइब्रिड तुल्य परिपथ जो आपने पढ़ा था ना वहाँ पे, वही है जी ये भी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब तुम क्या कहोगे भैया वहाँ पे तो हमारी समझ में आया नहीं। तो देखो, आपको केवल केवल ये समझना है कि इसमें जो आपका डिपेंड करे ना वो V1 और I2 करेंगे, जबकि इंडिपेंडेंट जो होंगे ना I1 और V2 इंडिपेंडेंट होंगे। ये तो डिपेंड कर रहे हैं ना, तो ये सिंपल इस पे डिपेंड करेंगे, ये इस पे डिपेंड करेंगे, सिंपल सी बात है। अब डियर स्टूडेंट आपको देखो क्या काम करना है। समीकरण 1 देखो समझना, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 का आंशिक रूप से अवकलन कर देना। आंशिक रूप का मतलब समझ रहे हो ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो देखना जैसे मैं इसका करता हूँ, तो देखना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ये लो पहले जो मैंने बताया इसको समझ लेना। इस युक्ति का विश्लेषण सामान्यतः 4 चर राशियों द्वारा किया जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया था, हाँ जी सर बता दिया था। इसमें 2 चर तो इंडिपेंडेंट होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, और 2 चर होते हैं डिपेंडेंट जो मैंने आपको बता दिए। हाँ जी सर। देखो एक बात ध्यान रखना, जो ये वाले जो 2 चर होते हैं ना स्टार्टिंग वाले, ये इनपुट होते हैं, और जो बाद वाले होते हैं ये आउटपुट होते हैं। हाँ जी भैया, ये भी आपने बता दिया। अब भैया आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि V1 और I2 इस पर डिपेंड करेंगे, इस पर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ ऐसे डिपेंड करेंगे। हाँ भैया, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। समीकरण 1 व 2 का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे आप किसका, समीकरण 1 का। तो जैसे आप डियर स्टूडेंट डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा, और ये इसका करोगे जैसे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ पे V1 है तो हम लिख लेंगे डेल्टा V1 अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट I1, तो डेल्टा I1 आ जाएगा। अच्छा, जो यहाँ पे नीचे आता है ना ये वाला, इसको ही हम यहाँ पे लिखते हैं V1 के रूप में, और प्लस अब देखो दूसरे का कर रहे हैं ना, तो दूसरे में कैसे लिखेंगे, डेल V2, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, डेल V1 अपॉन V2 एंड डी V2, क्योंकि जो नीचे आता है वो यहाँ पे आता है। आपको पता होगा, मुझे बताया सबको, तो बताने की इतनी ज़्यादा इसमें मगरमाजी करने की ज़रूरत नहीं है ना, मजरमागी क्या बोलते हैं उसको। देखो ये बताओ, इसमें I1 आ रहा है, V1 आ रहा है, I1 आ रहा है, और
तो इसमें कांस्टेंट क्या है भैया, देखो इसमें V1 आ रहा है, हाँ भैया ये आ रहा है, यहाँ पे I1 भी आ रहा है, तो कांस्टेंट क्या होना चाहिए भैया, कांस्टेंट होना चाहिए V2, तो इस वजह से यहाँ पे आ गया V2। यहाँ पे भैया V1 भी आ रहा है, V2 भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे V1 भी आ रहा है, V2, तो ये तो बचा I1, तो I1 को यहाँ पे नीचे लिख लो इसके बेस में। ठीक है, ऐसे आप समीकरण 2 का अवकलन कर दो आंशिक रूप से। करोगे, इसको मान लेना समीकरण 4, देखो इसको मान लेना समीकरण 3, इसको मान लेना समीकरण 4। कुछ बच्चे ऐसे होंगे भैया, तुम क्या होगे भैया, कैसा हो गया भैया, अगर आपने अवकलन समाकलन पढ़ा है ना थोड़ा सा भी, तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना यार मैं समझता रहूँगा तो थोड़ा टाइम ही वेस्ट होगा, मेरा भी और आपका भी। तो समझने की कोशिश करना, अगर नहीं आता तो यार एक बार पढ़ के आ जाना उसको, फिर आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में यार भैया क्या पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो यार मेरी भी मजबूरी है, मैं देखो समझना, देखो यहाँ पे मैं इसका अवकलन करूँगा तो यहाँ पे ये आए तो डेल्टा V1 अपॉन ये I1 नीचे आ जाएगा। हाँ भैया, क्योंकि पहला फंक्शन है ना, पहले फंक्शन का होगा, फिर बीच में प्लस लगता है, फिर दूसरे फंक्शन का होता है अवकलन, ऐसे तो करते हैं हम, बस पहला फलन नु का नहीं, दूसरे का अवकलन, ऐसा पढ़ते हैं ना, तुमने पढ़ा होगा। अच्छा अब देखना डियर स्टूडेंट, समीकरण 3 व 4 से देखना, क्या मैं इसको H11 बोल सकता हूँ, हाँ जी। क्या मैं इसको H12 बोल सकता हूँ, हाँ जी। क्या मैं इसको H21 बोल सकता हूँ, हाँ जी। क्या मैं इसको H22 बोल सकता हूँ, हाँ जी। अब कुछ बच्चों का सवाल उठेगा भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया ये H पैरामीटर में मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ इन सब को, क्योंकि जब भी तो मुझे पता चलेगा कि H11 क्या होता है, H12 क्या होता है, H21 क्या होता है, H22 क्या होता है। ठीक है, तो हमने देख ला यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिख लिया V1 तो था यहाँ पे V1, इसको मैंने क्या लिखा H11 इंटू I1, यहाँ से मतलब D हटा देना है इस बार। ठीक है, तो बस आप देख सकते हो आप V1 इजिकल टू H11 I1 प्लस H12 V2, ऐसे सेम यहाँ पर करा मैंने। इसका नाम मैंने क्या लिखा था सर, आपने इसका नाम रखा था 21, इसका नाम क्या रखा था 22, यहाँ पे क्या आ रहा है I1, यहाँ पे क्या आ रहा है V2, तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या I2, तो वो भी तो यहाँ पे है। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, यानी डियर स्टूडेंट्स मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जहाँ H11 H12 H21 H22 हाइब्रिड पैरामीटर हैं, हाइब्रिड पैरामीटर हैं, क्या है, हाइब्रिड पैरामीटर हैं। अब देखो एक बात बताओ, अब तुम क्या होगे भैया कैसे, अब ये बताओ यहाँ से इसकी कंपेयरिंग कर लेना, तुलना कर लेना। अब तुम क्या होगे भैया कैसे करेंगे तुलना, देखो यार पागल हो गया तुम। देखो एक बात बताओ, H11 देखना डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आपको रेड रेड कर रहा हूँ उस पर फोकस देना। H11 किसके बराबर है भैया, ये है इसके बराबर, इसके बराबर है या नहीं, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ H11 इसके बराबर होगा, हाँ भैया। क्या मैं ये बोल सकता हूँ H12 इसके बराबर होगा, हाँ भैया। क्या ये बोल सकता हूँ H21 इसके बराबर होगा और H22 इसके बराबर होगा, हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रही है हमारी बात, ऐसा ऐसा होगा, हाँ भैया बिल्कुल ठीक। तो मैं ये बोल सकता हूँ H11 इसके बराबर हो गया। और डियर स्टूडेंट्स आपको एक बात बताऊँ, जो आपका H11 होता है ना, इसको बोलते हैं HI से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि H11 किसके बराबर होता है, तो HI के बराबर होता है। HI को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस। हम तो क्या होंगे भैया कैसे इम्पीडेंस कैसे बोलना, देखो एक बात मेरी ध्यान रखना, क्या बोल रहे हो भैया जल्दी बताओ। देखो एक बात मेरी स्टूडेंट्स याद रखना, आपको पता है R बराबर होता है V अपॉन आई, R बराबर V अपॉन आई, इसको बोलते हैं भैया प्रतिरोध, प्रतिरोध बोलते हैं। अब तुम क्या होगे भैया, यहाँ पे भी तो ये आ रहा है, यहाँ पे भी तो ये बन रहा है H11 बराबर बन रहा है भैया V1 अपॉन I1, तो भैया इसको क्या बोल लेंगे एट कांस्टेंट V2, तो तुम क्या होगे भैया इसको क्या बोल लेंगे, देखो ये भी तो बन रहा है R बराबर V अपॉन आई, तो भैया इसको भी प्रतिरोध बोलना चाहिए, पर भैया इस केस में हम प्रतिरोध नहीं बोलते, इस केस में हम इम्पीडेंस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 1 हो रहा है, देखो हमने बताया था ना इसमें दो चीज़ होते हैं, एक तो इनपुट एक आउटपुट, तो ये वाले तो इनपुट होते हैं V1 I1 और ये एंड वाले V2 I2 आउटपुट होते हैं। तो मैं इसको निवेशी नहीं बोल सकता, निवेशी क्या भैया, इसको प्रतिरोध तो बोलते नहीं भैया, इसको लिख लेंगे हम निवेशी, निवेशी क्या इम्पीडेंस, यानी निवेशी प्रतिबाधा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, हाँ भैया अब हमारी समझ में आ गई। तो बस वही लिख रखा मैंने कि जहाँ H11 को ये बोलते हैं, देखो ये सब चीज़ मैंने ऊपर इक्वेशन से उठाई है, आपको पता है मैंने अभी HI से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस।
लघुपतित निवेशी प्रतिबाधा हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखना नेक्स्ट H12। H12 मैंने आपको बताया था। अब कहीं अगर सपोज करो, अब एक बात बताओ, अगर ये लिखा होता V2/V1 तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भैया V2 मतलब ये आपका ये निर्गत वोल्टेज है, ये निवेशी वोल्टेज है। और भैया आपने एक बार बताया था हमको कि निर्गत हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, निवेशी कम होना चाहिए। तो मैं इसको वोल्टेज गेन बोल सकता हूँ या नहीं? हाँ भैया बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज गेन। क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज गेन। अब ये बताओ कौन सा वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन या फॉरवर्ड वोल्टेज गेन? बताना भैया। भैया अगर ये वाला ऊपर है ना V2, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर V2 या I2 ऊपर है और I1 या V1 नीचे है तो इसको बोल लेंगे डियर स्टूडेंट हम क्या, बोलो क्या? इसको बोलते हैं भैया फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। ठीक है, देखो वही है यार, इसमें ज़्यादा दिमाग खपत करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। H12 जो होते हैं आपके इसके बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं हम रिवर्स वोल्टेज गेन। अब तुम कहोगे भैया रिवर्स में क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई देखो V2/V1 होना चाहिए था वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन यही तो होता है, वोल्टेज गेन भैया ये तो होता है डेल्टा V/ मतलब ये वाला और ये वाला वोल्टेज गेन ही तो होता है। पर भैया V1/V2 मतलब निवेशी अपॉन निर्गत हो रहा है, जबकि आउटपुट अपॉन इनपुट होना चाहिए, ये तो इनपुट अपॉन आउटपुट हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है ना। तो इस वजह से मैंने बोला रिवर्स वोल्टेज गेन, इसको डिनोट करते हैं HR से। भैया HR का मतलब क्या? भैया HR का मतलब कुछ नहीं है, HR का मतलब वही है HR, रिवर्स में है। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं। अब ये बताओ आउटपुट देखो I2 क्या है? भाई भैया डायग्राम से सब चीज़ क्लियर करो, पागल मत बनो। ये भैया आपने I1 बताया था, ये आपने V1 बताया था, ये भैया I2 बताया था, ये भैया V2 बताया था। तो ये इसका मतलब I1 और V1 क्या होंगे? I1 V1 भैया निवेशी होंगे, I2 V2 भैया निर्गत होंगे। अब ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? I2/I1। I2 क्या था भैया? I2 भैया आपने बताया था आउटपुट है। अच्छा, I1 भैया आपने बताया था इनपुट है। तो ये बताओ क्या है? भैया ये आउटपुट अपॉन इनपुट है। और क्या है भैया? I है। तो इसका मतलब करंट गेन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? अब तुम कहोगे भैया ये तो सीधा है, तो सीधा है तो फॉरवर्ड लिख लो, है ना? तो फॉरवर्ड करंट गेन, इसको डिनोट करते हैं HF से। भैया HF क्यों आया? क्योंकि भैया HF का मतलब होता है फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, हाँ भैया हमारी समझ में आ गई इतनी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। H22 क्या था? H22 का फॉर्मूला बताया था, हाँ भैया। ठीक है, अच्छा अब तुम क्या कहोगे भैया ये क्या होता है? देखो I2/V2, भैया R बराबर होता है V/I। हाँ भैया, पर यहाँ पे तो I/V हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? आउटपुट एडमिस्टेंस, एडमिस्टेंस बोलते हैं इसको। इसको हम डिनोट करते हैं HO से, HO डिनोट करता है यहाँ पर आउटपुट है ये। ठीक है, अच्छा भैया ये बात हमारी क्लियर होगी। जैसे आपने पढ़ा था, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि आधार संग्राहक उत्सर्जक, मतलब वो आपने पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था? उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, ये तीन चीज़ पढ़ाई थी। वही तीन चीज़ स्टूडेंट इसमें आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है। मतलब कैसे भैया? देखो नेक्स्ट पहले इसके बाद हमारी हेडिंग है, इसी के अंदर चल रहा है H पैरामीटर CB मोड में। CB मोड का मतलब है भैया उभयनिष्ठ आधार विन्यास में H पैरामीटर, चाहो तो हिंदी में लिख लेना, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में H पैरामीटर। भैया तुमने बताया था उभयनिष्ठ आधार मतलब कॉमन क्या है भैया? कॉमन है बेस। तो बेस कहाँ पे आएगा? बेस आएगा भैया नीचे है, ये इधर E आएगा, इधर C आएगा। तो भैया इधर धारा कितनी बहरी होगी? इनपुट धारा IE बहरी होगी। इनपुट वोल्टेज कितना होगा? VBE होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपको सबको पता है। भैया आउटपुट होगा IC, क्योंकि यहाँ पे C आ रहा है। और वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज VBC होगा। देखो अब ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, कि क्या पूछना चाहता हूँ स्टूडेंट्स? अगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखो ए यहाँ पे आ जाते हैं, गुफा में आ चलते हैं ना, गुफा में। गुफा कहाँ गई हमारी? ये एक सेकंड, देखो यहाँ पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया H11 किसके बराबर होता है? कोई बता सकता है किसके बराबर होता है H11? और फिर मुझे अभी कमेंट बॉक्स में अभी बताओ H12 किसके बराबर होता है? और ये भी बताओ H21 किसके बराबर होता है? और फिर मुझे ये भी बताओ H22 किसके बराबर होता है? बताओ भैया, सर अभी सभी के आंसर आने चाहिए।
हाँ भाई, ध्यान रखना, आज क्लास बहुत बड़ी पहुंच सकती है, 2 घंटे या 1.5 घंटे की भी पहुंच सकती है हमारी क्लास। देखो यार, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर किसी के पास अच्छी किताब है, मतलब किसी के पास अच्छे लेवल की किताब है, मतलब जिसमें लगता है कि भैया इसमें और भी ज़्यादा है, तो यार मेरे पास आप पीडीएफ बनाकर सेंड कर दिया करो, क्योंकि मैं आपको और अच्छे लेवल का फिर पढ़ाने की कोशिश किया करूँगा। ठीक है ना। अगर किसी के पास अच्छी किताबें हैं, मतलब ये नहीं है नॉर्मल वाली, जैसे एस जे पब्लिकेशन होता है, आपका प्रगति पब्लिकेशन होता है। हाँ भाई यार, ऑफ हो गया था सिस्टम, कोई बात नहीं, दिक्कत मत लिया करो आप सभी। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, बता दिया आपने सभी ने, आंसर आ गया सभी के। कभी कभी सिस्टम चलता चलता ऑफ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, जल्दी आ गया, मैंने दोबारा वापसी कर लिया हमने जल्दी से। देखो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था एच पैरामीटर सीबी मोड में, है ना। चलो भैया, आपने बताया था ये वाला आपका पार्ट इनपुट होगा, ये वाला आउटपुट होगा। तो भैया आपने अभी अभी बताया था H11 किसके बराबर होता है, भैया आपने बताया था H11 होता है V1/I1, मतलब दोनों इनपुट ही थे, एक तो इनपुट वोल्टेज था, एक इनपुट करंट था। क्या मैं इसमें अगर इसको लिखना चाहता हूँ, तो दोस्तों मुझे ये बताओ, VBE/VE लिखना कोई गलत बात थोड़ी है, मुझे बताओ मित्रों, सही है गलत है। हाँ मित्रों, H11 इसके बराबर होगा नहीं होगा, सीबी मोड में उभयनिष्ठ आधार विन्यास में ये H1 इसके बराबर होगा या नहीं, मुझे मित्रों आंसर चाहिए मित्रों। हाँ मित्रों, मानते हो या नहीं मानते हो मित्रों, ये आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए जी, सबका आंसर आ चुका है, हाँ जी यही होना चाहिए। अब ये बताओ, H11 हो गया भैया, हाँ भैया हो गया। अब अगर मैं H12 देखता हूँ, भैया H12 होता है V1/V2, मतलब भैया वोल्टेज आपका एक इनपुट का वोल्टेज लेना है, हाँ भैया VBE लेना है, दूसरा आपको आउटपुट का, आउटपुट तो भैया ये वाला होता है, यानी VBC। बोलो मित्रों, ये H12 के बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे आंसर चाहिए, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ जी साथियों, होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी के। अब ये बताओ, क्या अगर मैं H21 लिखता हूँ, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया सब चीज़, ऐसा क्यों निकल के आ रहा है, सब चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी ऊपर। H21 किसके बराबर होता है सर? ये होता है सर I2/I1 के बराबर होता है सर। I2 क्या है भैया? I2 देखना पड़ेगा, आउटपुट करंट क्या है वहाँ पे, उसमें उभयनिष्ठ आधार में आउटपुट करंट है भैया IC, इनपुट करंट है भैया IE, और दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा? ये भैया हमारा H21 के बराबर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो मित्रों, सभी का ये आंसर आया या नहीं आया, बताओ, कोई प्रॉब्लम हो? बोझ लेके मत समझो, जो मैंने आपको कई बार, ये 50 बार समझा चुका, इनपुट आउटपुट, ये वाला इनपुट ये वाला आउटपुट, सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ आपको। हाँ जी भैया, सभी का बिल्कुल ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर दोस्तों मैं आपसे ये पूछता हूँ H22 किसके बराबर होगा, तो सभी का आंसर ये होगा भैया, H22 एक्चुअल में होता है हमारा I2/V2, ये होता है नहीं होता है? यानी भैया हमारा जो धारा है वो भी क्या है? आउटपुट है, वोल्टेज भी आउटपुट है। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता? क्या क्या भैया मैं इसको ये नहीं लिख सकता क्या भैया, IC/VBC? बोलो, बोलो मित्रों, सही है गलत? बोलो मित्रों, सही है गलत, बताओ। हाँ जी साथियों, बताओ साथियों, सही है गलत? हाँ जी सर, जब आपने लिखा है तो सही होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर, ये तो हमें बहुत बेसिक वाली बात पता है। अब ऐसी बात ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, बने पड़े हैं वो बहुत सारे बुक में। तो देखना भाई साहब, यहाँ पे H11 बेस के बराबर होगा, इनपुट बेस जो होता है हमारा इसके बराबर होगा, रिवर्स बेस का ये बराबर ये होगा, फॉरवर्ड बेस के बराबर ये होगा, एंड आउटपुट बेस के बराबर ये होगा। ये सब मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं, तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। बुक के क्वेश्चन अभी तुम करोगे, मैं नहीं करने का, ध्यान रखना। चलो सर, ये तो हमारी बात समझ में आ गई। सर दूसरे वाला करवाना है इसमें,
मैंने पूछा कौन से वाला? आपने कहा एकदम सर वो वाला जिसमें उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास होता है। सर उसके बाद आप एक काम और करना। मैंने पूछा हाँ बताओ कौन सा? आपने कहा उभयनिष्ठ संग्राहक वाला और करवाना सर, उसे मत छोड़ना। मैंने कहा यार तुम तो बहुत होशियार हो गए हो, है ना। तुमने कहा सर बस हो जाता है। देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर चल रहा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एच पैरामीटर। किसमें? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एच पैरामीटर। अच्छा सर, सर यहाँ पे आपने बताया कॉमन क्या है? कॉमन है सर इसमें उत्सर्जक, तो उत्सर्जक को नीचे लेंगे, इसको यहाँ पे लेंगे, इसको यहाँ पे लेंगे, तो आपका इनपुट करंट क्या हो गया भैया? आई बी। इनपुट वोल्टेज क्या हो गया भैया? वी बी ई। आउटपुट करंट क्या हो गया? आई सी। आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया? सी ई। बताओ इसको कोई बनाने में किसी को कुछ प्रॉब्लम? भैया ये तो हम 50 बार पढ़ चुके, ऐसे पढ़ पढ़ के हम पागल हो गए भैया। बुक के सारे क्वेश्चन लपेट दिए इस कॉन्सेप्ट पे। हाँ जी अच्छी बात है, तो आपने लपेट दिया। तो अब ये बताओ भैया, आपने बताया था ये वाला आपका इनपुट होता है, जो आपका एच पैरामीटर होता है, आई वन वी वन होते हैं इनपुट, और आई टू वी टू होते हैं आउटपुट। हाँ भैया आपने बताया था अभी। अब ये बताओ साथियों, मुझे अभी आंसर आना चाहिए आपका। हाँ सर बताओ, एच वन वन किसके बराबर होता है? सर आपने अभी तो बताया था। सर मजाक क्यों कर रहे हो बार बार? मैंने पूछा कैसे मजाक? अभी तो बताया था सर हमने, डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा आई वन के बराबर होता है सर एच वन, एच वन वन। मैंने पूछा तो भाई उसमें तो कुछ और आ रहा था, इसमें कुछ और आ रहा। अब तुम कहोगे सर अलग तो आना ही है। मैंने पूछा कैसे भाई? क्योंकि सर जब इनपुट और आउटपुट ही चेंज होगी तो अलग तो आएगा। मैंने कहा वाह भाई वाह, बहुत होशियार हो रहे हो तुम तो। ठीक है भाई, समझ में आया? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारी तो समझ में आया ना। देखो मेन चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताई थी। सर ये तो हमको पता चल गया कि इनपुट में जो आपका पैरामीटर होता है एच वन वन जो होता है ना, इसके बराबर होता है। सर हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ये वाली चीज़ कैसे निकल के आई? एक बार और बता दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो देखना भाई साहब यहाँ पे देखो, ये बताओ उभयनिष्ठ क्या है? सर उभयनिष्ठ है उत्सर्जक, ई है कॉमन। हाँ भैया, तो बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा। मैंने आपको बताया था जो कॉमन होता है वो नीचे आता है हमेशा। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर यहाँ पे है वी वन अपॉन आई वन, मतलब वोल्टेज भी इनपुट है और धारा भी इनपुट है। तो भैया इसमें वोल्टेज कितना है? भैया वोल्टेज है वी बी ई, वी बी ई तो है। हाँ भैया धारा कितनी है? आई बी। तो बस आगे नहीं आ गया? अरे भैया ये तो बहुत आसान चीज़ है यार। हाँ यार आसानी तो है, जब भी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो एच वन टू, एच वन टू किसके बराबर होगा? भैया आपको बताया था मैंने किसके बराबर होता है। मस्ती में करो आराम से, मस्ती में नाचो, मस्ती में नाचो। है डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू। हाँ भैया ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपने अभी डायग्राम से भी प्रूव करवाया था, सब चीज़ ये बता दी हमको। वी वन का मतलब इनपुट होता है, वी टू का मतलब आउटपुट, मतलब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज वी बी ई होगा, यहाँ पे वी सी ई होगा। बताओ किसी को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो इसमें पूछने में? सर बहुत आसान है, हमें मज़ा आ रहा है सर करने में। अच्छा चलो ये बताओ एच टू वन किसके बराबर था? सर एच टू वन था हमारा किसके बराबर? आई टू अपॉन आई वन के बराबर था सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये आउटपुट करंट है, ये इनपुट करंट है। बस आउटपुट क्या था? आई ई। बताओ। हाँ सर बताओ। बताओ दोस्तों। बहुत बढ़िया, ठीक है सभी का आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आपका इसमें होगा दोस्तों। अब एक आपके क्वेश्चन बुक में और क्वेश्चन दे रखे हैं कि भैया ये तो बताओ, आपने ये भी पढ़ लिया एच वन वन क्या होता है? हाँ भैया मैंने कहा बिल्कुल ठीक पढ़ लिया भाई साहब। फिर इन्होंने कहा एच वन टू भी आपने पढ़ लिया? हाँ मैंने कहा हाँ जी मैंने पढ़ लिया। फिर उन्होंने कहा आपने एच टू वन भी पढ़ लिया? मैंने कहा हाँ जी पढ़ लिया। फिर उन्होंने कहा आपने एच टू टू भी पढ़ लिया। अब पॉइंट ये उठता है दोस्तों, अब पॉइंट ये उठता है कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास में, मतलब जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें एच पैरामीटर में जो एच वन वन होता है और एच वन टू होता है और एच टू वन होता है और एच टू टू होता है, इनका मात्रक क्या होता है ये तो बताओ दोस्तों। आपने कहा सर ये तो बहुत तुच्छ सी चीज़ पूछ रहे हो आप, तो बताना जरा मात्रक क्या होगा। अब आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है। मैंने पूछा कैसे? सर आपने बताया था आर बराबर वी अपॉन आई,
और सर देखना V/I मतलब इसका मात्रक तो पक्का क्या होगा सर, पक्का इसका मात्रक होगा सर ओम। क्या होगा दोस्तों, इसका पक्का मात्रक होगा सर ओम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, तुम पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब। मैंने पूछा दूसरे का मात्रक क्या होगा, तुमने कहा सर ये भी V ये भी V कैंसिल हो जाएंगे मात्रक आपस में, तो मतलब कोई मात्रक ही नहीं बचेगा। मैंने पूछा यार बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा, फिर मैंने कहा सर ये तो बताओ इसका मात्रक क्या होगा, तुमने कहा भैया इसका मात्रक भी एम्पियर इसका मात्रक भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे मात्रक, तो इसका कोई मात्रक बचेगा। तो आप कहोगे सर नहीं कुछ मात्रक नहीं होता। हाँ, मैंने पूछा इसका क्या मात्रक होता है, आप कहोगे सर R/V/I होता है, I/V हो कैसे हो जाएगा। मैंने कहा यार हो तो सकता है। आप तुम कहोगे कैसे भैया, देखो इसका उल्टा करोगे तो मात्रक भी उल्टा कर देना, तो मतलब क्या ओम इनवर्स मात्रक हो जाएगा, या मोह भी हो सकता है। बोलो कैसा लग रहा है, अच्छा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। हाँ भाई समझ में आ रहा है ना। हाँ साथियों, अब ये मत पूछना सर रामू क्यों नहीं आ रहा आजकल क्लास में। भैया जब रामू की जिक्र ही नहीं हो रहा, डेरिवेशन कर रहे हैं ना आजकल हम, इस वजह से रामू नहीं आ पा रहा। रामू जब आता है जब कुछ समझाने वाली चीज़ होती है, थ्योरी वाली है ना। चलो ये सबकी समझ में आ चुका है। देखो वही है जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये सब चीज़। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया ये बताओ H12 और H21 क्या इनके मात्रक या विमाएं समान होती है, तो तुम कहोगे हाँ भैया बिल्कुल समान होती है, क्योंकि कोई मात्रक ही नहीं होता इनका H12 और H21। ध्यान रखना ये कंडीशन किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, सर ये हम पढ़ रहे हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए। सर अगर आधार में पूछे तो भैया आधार में H21 और आपका बोलो H21 और H12 इनका भी कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं आपस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। देखो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक चीज़ और करना आप। जब मैंने आपको इतना करा ही दिया, देखो आपका काम क्या है, देखो कुछ काम ऐसा होता है यार, आपको भी मैं कुछ काम देता हूँ ना उसको करा करो। जैसे यहाँ पे मैंने एक हेडिंग छोड़ दी आप सभी के लिए, कौन सी हेडिंग छोड़ दी, उभयनिष्ठ संग्राहक। कौन सी, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में H पैरामीटर। उभयनिष्ठ लिख लो, इसको होमवर्क लिख लो, क्या लिखो, इसको लिख लो सर होमवर्क। होमवर्क क्या है आपका, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में H पैरामीटर का आपको ये सब चीज़ लिखना है जो मैंने अभी लिख के दिखाया। आधार के लिए लिख के दिखा दिया, उत्सर्जक के लिए मैंने लिख कर दिखा दिया। अब आपकी बारी है संग्राहक के लिए। उम्मीद है कर लोगे, बताओ कर लोगे या नहीं। हाँ बताओ सभी अपनी नोटबुक में जब नोट्स बनाओ ना तो उसको भी नोट कर लेना। कभी एक सर आपने तो 2 कराए हैं वो वाले वो और वो, बहुत पिटाई करूँगा ध्यान रखना। ओके समझ में आ रहा है पूरी बात। हाँ जी सर आ रहा है आ रहा है। देखो कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ। ओके ये तो बता दिया हमने। ओके नेक्स्ट चलते हैं, कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, 2-4 ज़्यादा फॉर्मूले नहीं ना, 2-4 फॉर्मूले हैं। अगर मैं इनको निकलवाने बैठूंगा तो यार हो गया फिर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट। तो बस कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ। धारा लाभ का फॉर्मूला ये होता है। अब तुम कहोगे भैया धारा लाभ तो वही होता है ना, आउटपुट करंट और अपॉन इनपुट करंट उन दोनों का अनुपात। देखो इसमें हम कंडीशन लगा रहे हैं ना H पैरामीटर की, इस वजह से आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, माइनस का H/(1) प्लस H0 प्लस ZL। फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट, कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है बस पेपर में। ठीक है, जैसे आपका निवेशी प्रतिबाधा का फॉर्मूला ये वाला होता है, वोल्टेज लाभ का फॉर्मूला ये वाला होता है, ऐसी आपका एक निर्गत प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि सर प्रूफ कर दो तो भैया अगली क्लास में मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। पर मैं तो ये कहूँगा भाई जो मुझे लगती है ना कि भाई आपके लिए प्रूफ सही रहेगा एंड इसको एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे देना चाहिए तो मैं आपको देता हूँ, है ना। अगर मुझे लगता है यार डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपके लिए सफिशेंट है तो आप उसको डायरेक्ट याद कर लिया करो। ठीक है ना। चलो भैया अगला टॉपिक है हमारा वाई पैरामीटर। क्या भैया, वाई पैरामीटर, क्या वाई पैरामीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं हमारे, H पैरामीटर और वाई पैरामीटर। ओके इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन 101% आपका जरूर आएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात सभी के, सभी के बात आ रही है। चलो सभी के बात समझ में आ रही है। देखो आप देख सकते हो आधे घंटे में हमारा टॉपिक H पैरामीटर कंप्लीट हुआ है अभी।
ठीक है। एच पैरामीटर आधा घंटा ले गया और उसका मैंने एक पार्ट तो छोड़ ही दिया। तो देख सकते हो कितने बड़े बड़े टॉपिक है, ठीक है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ यार आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। आपका अगला टॉपिक है वाई पैरामीटर। भैया ये भी ऐसे ही होता है? हाँ यार बिल्कुल ऐसे ही होता है, पर भैया अलग कैसे है? देखो इसमें भी वही होता है जो यहाँ पे मैंने ऊपरले लिखा था, यानी चार चर होते हैं इसमें भी, मतलब दो इनपुट होते हैं एंड स्टूडेंट दो आपके आउटपुट होते हैं। वही आपका इनपुट में क्या होते हैं आपके, आपको पता है V1 I1 होंगे और आउटपुट में V2 I2 होंगे। हाँ सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने वही बता दिया सेम। अच्छा सर इसमें फिर अलग क्या हुआ? देखो इसमें दो चर जो होते हैं ना, देखो क्या सर इसमें अलग क्या होता है फिर? देखो इसमें जो स्टूडेंट दो चर होते हैं ना, जो आपके दो चर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और दो चर डिपेंडेंट होते हैं। तुम कहोगे भैया वहाँ पे जब तुम एच पैरामीटर पढ़ा रहे थे, मैंने कहा हाँ पढ़ा रहा था, तो भैया तुमने दो चर जो इंडिपेंडेंट बताए थे ना, वो भैया आपने बताया था क्या? मैंने पूछा क्या, तो आपने कहा आपने बताया था I1, बोलो I1, बोलो भैया आपने बताया था और V2, ये था भैया इंडिपेंडेंट। और भैया जो डिपेंडेंट आपने बताया था वो था आपका I2 और V1। फिर तुमने कहा भैया यहाँ पे तो कुछ अलग ही मामला चल रहा है। मैंने पूछा कैसे? भैया यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट V1 V2 और भैया डिपेंडेंट I1 I2 है, ये क्या मामला है भैया? समझ में तो नहीं आ रहा। देखो अगर दोस्तों आप इंडिपेंडेंट आप I1 और V2 को लेंगे और डिपेंडेंट आप I2 और V1 को लेंगे, तो आपका पैरामीटर बनेगा दोस्तों H पैरामीटर। क्या बनेगा? H पैरामीटर। अगर आप इंडिपेंडेंट V1 V2 को ले रहे हो और डिपेंडेंट आप I1 और I2 को ले रहे हो, तो आपका बनेगा दोस्तों Y पैरामीटर। क्या 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 बात कह दी सर, मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर सर इसमें ऐसा ज़रूरी थोड़ी है ऐसा यही होना चाहिए भाई साहब, यही होना चाहिए। नहीं तो फिर आपका पैरामीटर कुछ और ही बनकर आएगा। समझ में आ रही है बात? अब तुम क्या कहोगे सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख लो इंडिपेंडेंट और इसको डिपेंडेंट लिख लो, उल्टा भी तो कर सकते हैं। सर बेटा बहुत पिटाई करूँगा तुम्हारी। तुम क्या कहोगे सर क्यों? भैया अगर इसको चेंज कर दोगे ना तो कुछ और पैरामीटर ही बनकर आएगा, हो सकता है ना। तो सर ये तो हमारी बात क्लियर होगी सर, ये फिक्स होता है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है ना। जब भी आपका वाई पैरामीटर बनकर आएगा अगर आप डिपेंडेंट इसको रखोगे इंडिपेंडेंट इसको रखोगे। सर बहुत अच्छी बात हमारी समझ में आ गई ये वाली बात जो आपने बताई। हाँ जी मैंने कहा हाँ जी। अब देखो I1 क्या है आपका? सर I1 और I2 आपके डिपेंडेंट है, यानी ये इस पे डिपेंड कर रहे होंगे, जैसे हमने एच पैरामीटर में पढ़ा था। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ सर आ रहा है बिल्कुल। ये इस पे डिपेंड कर रहे होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ इसका फंक्शन बनाकर इस पे डिपेंड करवा सकता हूँ मैं। हाँ सर बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो मैंने क्या काम करा? I1 मतलब I1 तो ये रहा ना। हाँ भैया I1 किस पे डिपेंड कर रहा है? V1 V2 है ना, इसके फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? आपने कहा सर इसको मान लो समीकरण 1। मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चे हो यार, समझदार हो गए तुम तो। फिर मैंने कहा I2 भी डिपेंड कर रहा होगा इसके फंक्शन पे, सेम ही तो फंक्शन है इसका क्योंकि इस पे डिपेंड करेंगे दोनों। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अच्छा फिर तुमने कहा ऐसे ऐसे कैसे सर, हमें ये तो बात समझ में ना आई। अब वही तो है भैया, सेम ही तो पढ़ा रहा हूँ अभी, कुछ एडवांस लेवल नहीं पढ़ा है। अब एक काम करना बेटा, समीकरण 1 व समीकरण 2 का आप आंशिक रूप से अवकलन कर लेना। समीकरण 1 व समीकरण 2 का आंशिक रूप से अवकलन कर देना, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जैसा ऊपर करा था अभी एच पैरामीटर में अवकलन। अब तुम क्या होगे भैया जो तुम डेरिवेशन करवा रहे हो इसको करनी जरूरी है, हम मेन फॉर्मूले लिख लें। देखो स्टूडेंट्स आपको भैया डेरिवेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना डेरिवेशन के आप फॉर्मूले रट तो लोगे पर यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले भी तो बनेंगे। अब तुम कहोगे भैया वे 4 फॉर्मूले भी तो रटने को कहा आपने। देखो वो उस वजह से कहा मैंने क्योंकि वे अपनी जगह यूज होंगे और यहाँ पे तो इसकी हेल्प से बहुत सारे फॉर्मूले भी तो बनकर आएंगे ना, इस वजह से इसका डेरिवेशन जरूरी है। तुम कहोगे सर पेपर में डेरिवेशन करने की ज़रूरत है? भाई अगर तुम 3 से 4 बार इसको पढ़ लोगे ना तो आपको सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। डेरिवेशन का यही फ़ायदा होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलो भैया बात नहीं करते, आगे चलते हैं। समीकरण 1 व 2 का पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करने पर, तो आपने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, कैसा भैया? अवकलन कर दिया इसका। हाँ इसको मान लें समीकरण 3, इसको समीकरण 4। भाई जो जिस पे अवकलन नहीं आ रहा ना, कैसे कर रहा हूँ, वो बहुत पिटेगा। बीएससी 3rd ईयर में कैसे आ गए तुम, अगर ये भी अवकलन समझ में नहीं आ रहा?
देखो एक बार फिर समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, ये जो I1 होता है ये लिखते हैं, और फिर जिसके सापेक्ष में कर रहे हैं उसको लिखते हैं। हाँ भैया, और जो नीचे लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट भैया V2 है, तो V2 को यहाँ पे इसके बेस में लिख देंगे। बस ऐसा करते हैं, ऐसे ही आप V2 को लिख लेंगे प्लस लगा के, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 3 मान लो। हाँ जी सर मान ली। इसको मान लेना समीकरण नंबर 4। हाँ जी सर बिल्कुल, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम इसको Y11 बोल सकते हैं। मैंने कहा क्यों? तुमने कहा भैया तुमने वहाँ पे H11 बोल रहा था ना, इस वजह से हम बोल रहे हैं। यार मैंने कहा यार तुम तो बहुत होशियार हो गए हो। तुमने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा फिर मैंने कहा अब ये क्या होगा? तुमने कहा H12 होगा भैया। अच्छा फिर मैंने पूछा ये क्या होगा? तुमने कहा कि भैया ये H21 होगा। फिर मैंने पूछा ये क्या होगा? तुमने कहा H22 होगा। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, तुमने पूछा हाँ भैया बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना? नहीं। अब ये बताओ कैसे सर? क्या मैं इस वाली इक्वेशन नंबर 3 को ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? देखो जो मैंने अंडरलाइन करी है उसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? तुम क्या होगे भैया कैसे? मैं पागल हो क्या? ये I1, ये रहा I1, इसको मैंने क्या बोला था Y11, V1 तो आ रहा है यहाँ पे, V1 लिख लिया। इसको क्या बोला था Y12, ये V2 ये रहा, लिख लिया नहीं? कोई आपत्ता थोड़ी है आपको, आपदा है भाई, बताओ कोई आपदा थोड़ी आई है आप पर, या आपत्ति आ गई इसको ऐसा लिखने पे? बताओ जल्दी, बहुत पिटोगे, जल्दी बताओ। है भाई, अभी तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने, चैप्टर खत्म करना है, यूनिट सेकंड बहुत दिन होंगे चलते चलते। हाँ जी भैया बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये बताओ क्या मैं समीकरण 4 को बेटा ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? बताओ, जो अंडरलाइन करा उसको देखो बस। हाँ भैया लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि भैया तुमने इसको तो बता दिया था, इसको हम Y21 बोल लेंगे, इसको Y22 बोल लेंगे, इसको V1 और इसको V2 और यहाँ पे I2, बस यही तो लिखा मैंने। हाँ भैया कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात बताओ मुझे। हाँ भैया पूछो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुमने कहा भैया क्या? भैया ये बताओ Y11 किसके बराबर है? भैया ये है इसके बराबर। Y12 किसके बराबर? तुमने कहा भैया ये है इसके बराबर। Y21 किसके बराबर? भैया ये है इसके बराबर। Y22 किसके बराबर है? भैया ये है नीचे वाले के बराबर। अच्छा बस ये लिखना है हमको। येलो भैया अगली लाइन में चलते हैं। देखो जहाँ Y11, Y12, Y21, Y22 इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इसको बोलते हैं Y पैरामीटर। और Y पैरामीटर को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं प्रवेश्यता प्राचल। क्या बोलते हैं? प्रवेश्यता प्राचल। एक नाम और होता है दोस्तों इसका, इसको बोलते हैं लघुपथित प्राचल भी कहते हैं इसको। लघुपथित, याद रखना, लघुपथित प्राचल भी इसको ही कहते हैं, Y पैरामीटर को। ठीक है, ओके सर ये बात हमारी समझ में आ गई। अब देखना 1 1 इसके बराबर है, 1 2 इसके बराबर है, 2 1 इसके बराबर है एंड 2 2 इसके बराबर। बताओ कोई आपत्ति थोड़ी आई आपको? है भाई, आपत्ति थोड़ी आ गई इसको ऐसा लिखने में? सर हमें कोई आपत्ति नहीं आई, पर सर ये तो बताओ 1 1 को हम क्या लिखेंगे? बेटा बहुत पीटोगे क्या? अब वही तो है इनपुट, बस वहाँ पे एच आई आ रहा था, यहाँ पे वाई आई आ जाएगा। अच्छा सर इसको क्या बोल लेंगे? इसको रिवर्स बोल लेंगे। रिवर्स क्या? बताओ रिवर्स क्या? बताओ रिवर्स क्या? हाँ भाई बताओ। बताओ ना। और इसको क्या बोल लेंगे भैया? इसको फॉरवर्ड बोल लेंगे। फॉरवर्ड क्या? है भाई बताओ फॉरवर्ड क्या? नहीं पता किसी को भी, नहीं पता किसी को भी, किसी को भी नहीं पता है ना। अब ये बताओ तुम्हें साथ पिटाई की जाए या क्या किया जाए? बताओ, जो मैं तुमसे पूछता हूँ वो तुम्हें पता नहीं है, और क्लास चाहिए तुम्हें 2 2 3 3 घंटे की। बताओ ऐसे कैसे होगा बाबू, ऐसे कैसे होगा? है बाबू भैया ऐसे कैसे चलेगा? पढ़ना तो पड़ेगा बाबू भैया, पढ़ना तो पड़ेगा। देखो Y22 किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आउटपुट बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड बोलते हैं, इसको रिवर्स बोलते हैं और इसको इनपुट बोलते हैं। अब तुम क्या होगा? तुम सर हमें तो इसका नाम भी नहीं पता, ये रिवर्स विवर्स क्या है? अब देखो तुम क्वेश्चन पे देना जब तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे,
चलो आगे चलते हैं। अरे ख़त्म हो गया, बड़ा आसान सा टॉपिक था। देखो, वायु प्राचालों से हम ट्रांजिस्टर परिपथ का विश्लेषण प्रत्यावर्ती रूप भी बना सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं देख लूँ कुछ मिसिंग तो नहीं है। देखो, वाई प्राचाल जो हम अभी पढ़ रहे हैं वाई पैरामीटर में, वाई पैरामीटर से हम ट्रांजिस्टर परिपथ का विश्लेषण प्रत्यावर्ती रूप में बना सकते हैं। ठीक है, पहला यूज तो इसका ये होता है। मात्रक विमा समान होती है। देखो, तुम किसी की भी बात कर लेना, वाई वन वन की बात कर लेना या वाई टू वन की बात कर लेना, किसी की भी बात कर लेना, सभी का मात्रक और विमा समान होगी। तुम कहोगे भैया कैसे? भाई देखो ना, यहाँ पे भी आई, हाँ भैया यहाँ पे भी वी, तो आर बराबर वी अपॉन आई, मतलब सर इसका मात्रक होगा मोहो। यहाँ पे देखना सर, यहाँ पे भी वी आई अपॉन वी, तो इसका मात्रक क्या होगा सर? इसका मात्रक भी होगा मोहो। इसका मात्रक देखना सर, आई अपॉन वी, तो इसका मात्रक क्या होगा सर? इसका मात्रक भी होगा मोहो। इसका देखना सर, इसका मात्रक भी होगा मोहो। बताओ, कोई आपदा थोड़ी आई आपको? इस वजह से मैंने उस पॉइंट में लिख रखा कि वाई पैरामीटर में सभी का मात्रक और विमा समान होती है। चाहे कोई सा भी पैरामीटर हो, आपका 1 1 हो, 1 2 हो, या 2 1 हो, या 2 2 हो, कोई सा भी पैरामीटर हो, आपका यूनिट एंड डायमेंशन इज इक्वल फॉर सभी के लिए। ठीक है, चलो भैया ये बात तो हमारी सर क्लियर होगी, बढ़िया एकदम एकदम क्लियर होगी। सर एक बात और याद रखना, क्या? वाई पैरामीटर को लघुपतित प्राचल भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, इसमें कोई है नहीं एडवांस बताने वाली बात। सामान्यतः आरएफ ट्रांजिस्टर को अभिलाक्षणिक वाई प्राचल है। ठीक है, देखो सामान्यतः जो आरएफ होगा ना ट्रांजिस्टर को अभिलक्षित वाई प्राचल है। ठीक है, वाई प्राचल होता है। ओके, अभी इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, अभी जब हम थर्ड यूनिट की तरफ चलेंगे जब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो अभी इतना इस पर फोकस मत करना। अब तुम कहोगे भैया एक बात तो बताओ। मैंने पूछा हाँ बताओ शेरो, तो तुमने कहा भैया ये तो बताओ। मैंने पूछा हाँ भैया ये तो एक सेकंड वेट, भैया ये तो बताओ, क्या इसमें हमको उभयनिष्ठ आधार वाली वो करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें इसमें उभयनिष्ठ बेस वाली, उभयनिष्ठ कलेक्टर वाली, उभयनिष्ठ आपका उत्सर्जक वाली, क्या भैया इसके पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है? मैंने कहा यार आप इतने होशियार हो चुके हो। तुमने कहा कैसे? भैया ये आपका काम है। किसका काम है? ये आपका काम है। जैसे वो उसमें लिखा होता है ना मॉडल में, स्वयं करे, पर्सन 4 की भांति स्वयं करे, तो हम मैं बोल रहा हूँ एच पैरामीटर की तरह स्वयं करे। ठीक है, ये आपका काम है। फिर ये मत कहना सर ये पेपर में आ गया था आपने नहीं कराया, पिटोगे बहुत। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? आ रही है ना? हाँ भाई आ रही है सर, बहुत बढ़िया समझ में आ रही है हमारी बात। चलो अब ये बताओ, मुझे ये बता दो, क्या इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें अभी? क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, यस या नो? हाँ भाई बताओ सभी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या नहीं? चलो तो भैया करते हैं, जब आपकी इतनी इच्छा है। 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार। चलो नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा। चलो भैया चलते हैं। कहाँ पे पहुँच गए थे भैया? भैया कहीं पे नहीं पहुँचे थे, हम तो अटके पड़े थे बीच में ही। देखो एच पैरामीटर और वाई पैरामीटर पे बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट है। कहाँ से? देखो तुम कहोगे सर क्वेश्चन का साइज़ बढ़ा लो, तो लो भैया तुम्हारे लिए क्वेश्चन का साइज़ बढ़ा दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि हम निवेशी धारा व निर्गत वोल्टेज को स्वतंत्र राशि ले। देखो यदि हम निवेशी धारा व निर्गत धारा, देखो यदि मैं निवेशी धारा व निर्गत वोल्टेज को स्वतंत्र राशि ले, तब हमें मिलते हैं, क्या मिलता है? वाई पैरामीटर मिलता है, एच पैरामीटर मिलता है, दोनों मिलते हैं या इनमें से कोई नहीं? हाँ भाई बताओ। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है पर घूमना नहीं है आपको। ये कह रहा है यदि हम निवेशी धारा, निवेशी धारा का मतलब आप अगर आप I1 लेते हो, और निर्गत वोल्टेज मतलब अगर आप V2 लेते हो, इसको हम स्वतंत्र रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? I1 V2 I1 V2 I1 V2। बताओ
बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए 2-2 सेकंड के अंदर। सर आपने अभी तो बताया था अगर आपको एच पैरामीटर बनाना है तो भैया वही तो करना होता है हमको। तो बस यानी बी आंसर ठीक है आपका, एच पैरामीटर। समझ में आ रही है ना बात? हाँ भैया आ तो रही है। चलो अच्छी बात है भैया, आ रही है तो बस मेरा। चलो अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन। एच प्राचल ज्ञात करते हैं। बताओ भाई, एच प्राचल हम कैसे ज्ञात करते हैं? हाँ भाई बताओ। हाँ भाई चलो, सभी का आंसर ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक है, सी मत लगाना यहाँ पे, ठीक है, पिटोगे नहीं तो। ऑप्शन बी अभी तो लिखवाया था एक पॉइंट में कि हम इसको यूज जो करते हैं ना ट्रांजिस्टर के प्रत्यावर्ती परिपथ के रूप में, हम इसको यूज करते हैं एच पैरामीटर को, ठीक है ना। चलो भैया ये भी बात हमको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है। एच प्राचल लिए निर्भर चर होते हैं, मतलब जो डिपेंडेंट चर होते हैं वो कौन से हैं? बताओ भाई। देखो यार, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी के पास, अगर किसी के पास अच्छी बुक है, मतलब अच्छी का मतलब आपके पास ऐसी किताब नहीं है, या वैसे ये भी अच्छी किताब है वैसे, जैसे आपके पास एच जे पब्लिकेशन नहीं है, प्रगति नहीं है, कुछ और मतलब और कंपनी की किताब है, और उसमें अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको लगता है कि भैया ये हमको करानी चाहिए, तो यार मेरे पास सेंड करो आप सभी, ठीक है ना, पीडीएफ बनाकर उसकी। तो यार उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई? क्वेश्चन आप भेजते नहीं, यही क्वेश्चन करते रहते हो मेरे वाले। अब आप ये भी तो बताओ यार, मैं आपके लिए कितना करूं, है ना? आप भी तो मुझे कुछ सेंड करो ना, या वही पढ़ लेते हो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ? यार कुछ और भी पढ़ने की कोशिश करो ना, नहीं तो सिस्टम ऑफ हो जाएगा फिर दोबारा से। चलो आगे वापिस। हो जाता है कभी कभी। हाँ भाई सभी का आंसर ठीक है। डिपेंडेंट चर होते हैं, कौन कौन से होते हैं डिपेंडेंट? हाँ भाई बताओ, सभी के आंसर आने चाहिए मुझे। बताओ भैया, डिपेंडेंट चर कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन डी सभी का ठीक है। ठीक है चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब, मैं तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ हो गया था इस वजह से। 41वां क्वेश्चन है। एच प्राचल कहते हैं क्योंकि। बताओ, एच प्राचल कहते हैं क्योंकि। एच प्राचल कहते हैं क्योंकि। बताओ भाई। चलो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये तो सभी का हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 42 क्वेश्चन। H11 प्राचल निरूपित करता है। जो आपका H11 प्राचल होता है ये क्या निरूपित करता है? बता सकता है भैया कोई? हाँ भाई बताओ। बस समझ में आ रही है नहीं बात? हाँ भैया, जिसका ए आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। क्यों भैया ए क्यों आया आंसर? बे यार पागल हो क्या? H11 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। H11 का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है
क्या होता है, डेल V1 अपॉन डेल I1 अपॉन एट कॉन्स्टेंट क्या आएगा इसमें, कॉन्स्टेंट V2। हाँ भैया इतनी तो बात हमको समझ में आती है। अब ये बताओ, इसको आपने पढ़ा भी था, H1 को हम इनपुट HI बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं ना। यानी भैया एक बात तो हमारी कंफर्म है कि ये वाला आंसर नहीं होने का, ये वाला भी आंसर नहीं होने का, इन दो में से एक आंसर होगा, पर ये समझ में नहीं आ रहा इन दोनों में से कौन सा होगा। देखो निवेशी है ना, H11 का मतलब इनपुट होता है ना, इस वजह से हमने पहचान लिया निवेशी आएगा। अच्छा, अब दिक्कत तो यहाँ पे निवेशी वाले दो ऑप्शन दे रखे हैं। अब निर्गत परिपथ खुला होगा या निर्गत परिपथ लघुपतित होगा, तो हमें से ध्यान रखना ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वहाँ पे V2 आ गया था एट कांस्टेंट में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लघुपतित निवेशी प्रतिबाधा निरूपित करते हैं। लघुपतित निवेशी प्रतिबाधा निरूपित करते हैं। बताओ भाई 43वें का क्या आंसर होगा। लघुपतित निवेशी प्रतिबाधा निरूपित करते हैं। लघुपतित निवेशी प्रतिबाधा निरूपित करते हैं। चलो भैया सी आंसर ठीक है सभी का। इससे भी डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं, क्योंकि भैया लघुपतित निवेशी प्रतिबाधा का मतलब बताया था, इनपुट वाली तो होती है H11 जिसको बोलते हैं, इसको मैंने आपको बताया था, इसको HI से भी डिनोट करते हैं। हाँ भैया, और भैया तुमने एक फॉर्मूला भी बताया था इसका, क्या, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 एट कॉन्स्टेंट क्या, V2। अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना इससे। हाँ भैया बिल्कुल, यानी आपका सी आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो जो मैं आंसर पूछ रहा हूँ उसका ही आंसर दिया करो, कभी आगे आगे भाग रहे हो तो मुझे उससे कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप कौन से का आंसर बता रहे हो। 42 का आंसर बताओ, सॉरी 44 का आंसर बताओ। HI की बीमा होती है। हाँ भाई बताओ। बताओ भाई कैसे रुक से गए। HI की इकाई होती है, इकाई का मतलब मानक, मात्रक, यूनिट, यूनिट ऑफ HI क्या होता है। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है सभी का। समझ में आया क्यों। क्यों भैया बता दो एक बार। देखो मैंने आपको बताया था HI जो होता है H11 के बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1। और भैया अभी तुमने अभी अभी बताया था R बराबर V/I, तो V/I वाली तो फॉर्म बन रही है, और R का मात्रक क्या होता है, ओम, इस वजह से ओम आ गया है। चलो अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। H12 प्राचल निरूपित करता है, बताओ H12 प्राचल क्या निरूपित करता है। H12 प्राचल निरूपित करता है, बताना भैया क्या निरूपित करता है H12। बताओ भैया। हाँ भाई बताओ। देखो भैया अभी अभी आपने बताया था H12 जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है, भैया आपने बताया था क्या होता है, V1 अपॉन क्या, V2 एट कांस्टेंट क्या, बताओ एट कांस्टेंट क्या, भैया एट कांस्टेंट I1। अब ये बताओ इसमें आपको क्या लगता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बताओ इसको हम क्या बोल सकते हैं, बताओ इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं। देखो भैया हम इसको बोल सकते हैं V1 अपॉन V2, मतलब निवेशी अपॉन निर्गत है, मतलब निर्गत अपॉन, अगर आउटपुट अपॉन इनपुट होता है तो हम इसको वोल्टेज गेन बोल सकते थे, पर यहाँ पे एक उल्टा हो रहा है, मतलब क्या, रिवर्स वोल्टेज गेन तो बोल सकते हैं ना इसको। हाँ भैया, तो मतलब ऑप्शन सी और डी तो हो नहीं सकते, क्योंकि अग्र वोल्टेज लाभ ये तो कुछ है नहीं। अच्छा, या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, पर भैया दिक्कत ये है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, बताओ। बताओ भाई।
चलो ठीक है, सभी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, होशियार हो चुके आप, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है भैया, 46वां क्वेश्चन। ये पूछना चाह रहा है कि भैया एच आर की इकाई होती है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है रिवर्स वाला, उसकी इकाई क्या होती है। कह रहा मोह होती है, ओम होती है, इनमें से कोई नहीं, या ए व बी दोनों होती है। हाँ भाई बताओ ना। रुको एक डी ऑप्शन और देख लेता हूँ। बताओ भाई 46वें का क्या आंसर होगा। पूछ रहा है एच आर की क्या यूनिट है। देखो भैया जो आपका बी आंसर आ रहा है वो बहुत पीटेगा यार, बहुत ज़्यादा पिटाई करूँगा उसका। बी आंसर तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। चाहे आप मम्मी को लेके आओ, चाहे रामू को लेके आओ, चाहे किसी को भी ले आओ, बी आंसर नहीं होने का। और ना ही आपका ए आंसर होगा। इसका सी आंसर या डी आंसर में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का मीनिंग यही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और जो इसका मात्रक होता है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था मात्रक ही, ये ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि भैया मात्रक नहीं होता। कैसे भैया, कैसे मान लें आपकी बात। देखो एच आर जो होता है ना, वो एच वन टू के बराबर होता है। ये क्या होता है, डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा वी टू। अब भैया इसका भी मात्रक वही, इसका भी, तो कैंसिल होके क्या आएगा भैया, मात्रक ही ना बचेगा। तो इस वजह से कह रहा था भाई साहब मैं आपके लिए बात। चलो भाई साहब अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन। कह रहा है एच एफ की इकाई होती है फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। फॉरवर्ड वोल्टेज गेन या फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन। चलो बताओ इसकी यूनिट क्या होती है। बताओ यार। ऐसा थी हो, कैसा अटक से गए। जी हाँ, बी आंसर बिल्कुल 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 गलत है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ए ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन सा ऑप्शन बोलो, बोलो बोलो कौन सा ऑप्शन, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल 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 गलत है, ए ऑप्शन। वो तो मैं देख रहा था कितने अपने आंसर बदलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ठीक, सी ठीक है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। भैया कैसे बताना जरा। भाई एच एफ क्या होता है, करंट वोल्टेज गेन, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आई टू अपॉन आई वन, मतलब ये भी एम्पियर ये भी एम्पियर, तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो इस वजह से बोलते हैं मात्रकहीन होता है ये वाला चीज़, ठीक है। चलो भैया ये बात हमारी समझ में आ गई इतनी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 48। ये कह रहा है एच ओ की इकाई होती है। बताओ भैया क्या होता है इसका आंसर। लगभग 90 के आसपास क्वेश्चन है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जिसमें से बहुत कम ही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, ध्यान रखना। तो बहुत लंबा सेशन चलेगा आज का हमारा, ध्यान रखना। क्योंकि आप सभी कह रहे थे सर क्लास लो क्लास लो, मैंने सोचा यार एक ऐसी क्लास ले लेते हैं जिसमें आपके सारी टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है भैया, आंसर ए सभी का ठीक है, ओके ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खुले परिपथ उत्क्रम वोल्टेज लाभ को निरूपित करते हैं। खुले परिपथ उत्क्रम वोल्टेज लाभ को निरूपित करते हैं। बताओ कौन सा आंसर होगा। अब तो तुम्हारे मज़े आ रहे हैं, सी मतलब तीन ही ऑप्शन चमक रहे हैं, डी तो चमक भी ना रहा बहुत सारे क्वेश्चनों में। अब वो आएंगे निरूपित किससे करते हैं, वो करते हैं वो करते हैं। बताओ, इससे तो तुम्हारे यार मज़े आ रहे हैं, चाहिए प्रैक्टिस हो रही है इतनी अच्छी। और मैं तो ये कह रहा हूँ यार कि मुझे क्वेश्चन और भेजो, तुम भेजने को तैयार नहीं है। वाह भाई वाह है। ठीक है भैया, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ए व बी दोनों होते हैं,
ठीक है, बताया था ना, उत्क्रम वोल्टेज लाभ जो होता है HR से डिनोट करते हैं, और H112 को तो ये बोलते हैं, तो ऑप्शन सी। चलो भैया आगे चलते हैं। पूछ रहा है H12 क्या कह रहा है, H21 प्राचल निरूपित करता है, कह रहा है H21 क्या निरूपित करता है, बताना भाई साहब। हाँ भाई बताओ, अब बताओ कौन सा आंसर होगा। अब कुछ कहेंगे सर हमको चमक नहीं रहा, बेटा बहुत पिटाई करूँगा, आंखों पे चश्मा लगवा लो चमक नहीं रहा तो। अब ये बताओ H21 में रिवर्स होता है, हमको पता नहीं था सर, रिवर्स कहाँ होता है सर H21 में। सर H21 में तो फॉरवर्ड होता है ना, फॉरवर्ड करंट गेन होता है, तो मतलब आपका ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। भैया दो ऑप्शन में फाइट बची है, तुम कहोगे भैया कौन से में। हाँ, या तो ऑप्शन बी आंसर होगा या आपका ए आंसर होगा, आप बताओ कौन सा आंसर आ रहा है आपका। हाँ भाई, मैं अब भी आंसर नहीं आया क्या भैया। ए बी 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 ए बी बी बी। अब बताओ क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, लघुपथित अग्रधारा लाभ निरूपित करते हैं, फिर वही दोबारा क्वेश्चन आ गया। लघुपथित अग्रधारा लाभ जो अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, निरूपित करते हैं, किससे निरूपित करते हैं उसको। भैया सी आंसर होगा, ये भी होगा ये भी होगा, दोनों होंगे, ठीक है ना। अब ये मत कहना भैया तुक्का मार रहे हो, भैया मुझे पता है ना, मैं अभी तो पढ़ा कर आया हूँ, H21 और HF से डिनोट करते हैं इसको, इस वजह से कर रहा हूँ। चलो भैया अगला क्वेश्चन है 52। H22 निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है H22। हाँ भाई, H22 क्या निरूपित करता है। भैया आपने बताया था H22 का मतलब होता है आउटपुट एडमिटेंस। अब भैया यहाँ तो हिंदी में लिखा हुआ है, इसका तो कोई मतलब समझ में ना आ रहा। देखो आउटपुट एडमिटेंस, अब देखो भैया इसका तो मतलब प्रतिबाधा इम्पीडेंस, ये भी इम्पीडेंस, मतलब बी और सी तो वैसे ही कट जाएंगे। अच्छा भैया, भैया इसमें परिपथ खुला हुआ है, ये भी कट जाएगा, यानी डी आंसर आपका हो जाएगा। जिसका डी आ रहा था वो बहुत अच्छी कर रहा है मतलब। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, क्या करा, एक सेकंड मैंने उसमें मिस्टेक कर दी कुछ शायद। इसका आपका ए ऑप्शन आंसर ठीक होगा, ठीक है ना, ए आंसर ठीक होगा। समझ में आ रही है भाई, ए आंसर होगा, ठीक है ना। डी फुलो फुलो में निकल गया था मुँह से ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भैया 53 आंसर है, जिनका आपका पहले वाले का ए ऑप्शन था ना वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खुले परिपथ निर्गत प्रवेश्यता निरूपित करते हैं, क्या निरूपित करते हैं, HO निरूपित करते हैं, H22 निरूपित करते हैं, या दोनों निरूपित करते हैं, या इनमें से कोई नहीं निरूपित करते। तो भैया सी आंसर होगा, सबको पता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, मजाक वाली बात थोड़ी है इसमें। चलो अगला अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है एच आई ई क्या निरूपित करता है, HIE, बताओ भाई। बताओ भाई। बताओ भाई साहब। अ, 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 अ।
वी अपॉन आई। एक सेकंड, सिस्टम ऑफ हो गया यार, एक सेकंड वेट करना। खुल गया। आज बहुत दिक्कत कर रहा है ये सिस्टम हमारा। बताओ आंसर आया भाई सभी का? ये मत देखा करो आप क्या हो रहा है भाई, आप अपने आंसर पे फोकस किया करो। हाँ भाई आंसर आया। अब तुम कहोगे भैया ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? देखो मैंने आपको याद हो ये पढ़ाया था अभी एच पैरामीटर के अंदर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एच पैरामीटर। वहाँ पे अगर आपको याद हो मैंने एक चीज़ लिखा था कि H11 किसके लिए, उत्सर्जक के लिए बात कर रहे हैं, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं HIE, ई का मतलब उत्सर्जक के लिए हम बात कर रहे हैं। भैया इसके लिए तुमने फॉर्मूला बताया था VBE, हाँ भैया, और अपॉन में आया था भैया IB। हाँ भैया ये आया था। अब ये बताओ क्या कह रहा है, ये क्या निरूपित करता है? यहाँ पे तो कांस्टेंट V2 होता है, नहीं होता है? हाँ भैया होता है। अब ये कह रहा है क्या निरूपित करता है, HIE। तो बताओ भैया। ओबेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास में, हाँ भैया ओबेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास तो होगा क्योंकि यहाँ पे ई आ रहा है। यानी भैया ये तो हो नहीं सकता, खुला परिपथ ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, लघुपतित निवेशी प्रतिबाधा। इनपुट, ये भी इनपुट में होता है, ये भी इनपुट में, इस वजह से बोल रहा है इनपुट होता है। निर्गत का तो कोई मतलब नहीं है, खुले का कोई मतलब नहीं, इस वजह से ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55वां क्वेश्चन। 55वां क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारी स्क्रीन के सामने? ये कह रहा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निवेशी वोल्टेज है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में तो बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ तक हो गए थे? यहाँ तक हो गए थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों हमारे स्क्रीन के सामने 67वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ट्रांजिस्टर परिपथ के एच तुल्य परिपथ में होते हैं। हाँ जी साथियों बताओ जरा, ट्रांजिस्टर परिपथ के एच तुल्य परिपथ में क्या होते हैं? धारा स्रोत होते हैं, वोल्टेज स्रोत होते हैं, या दोनों होते हैं, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? बताओ साथियों, आंसर आना चाहिए सभी का। आप सोच रहे होंगे सर कैसे नींद में हो रहे हो नींद में नहीं हो रहा यार। बताओ सर, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। जिसका सी आंसर आ रहा है वो अपने नंबर ऐड करते हुए चलना। मुझे ये बताना जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें से आपका कितना स्कोर रहा आज। 68वां क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर परिपथ के एच तुल्य परिपथ में वोल्टेज स्रोत का मान होता है। हाँ भाई ठीक है, बताओ भाई। बताओ भाई कैसे हो, रुक रुक से गए आप? आंसर आना चाहिए जल्दी से सभी का। बताओ सर, ये कैसे क्वेश्चन आ गया सर? सर ये तो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। बस पागल हो क्या? बहुत पिटोगे? सर ये तो हमारे पे ना हो रहा, सर ये ना हो रहा हमारे पे। बेटा बहुत पिटोगे। ट्रांजिस्टर परिपथ के एच तुल्य परिपथ में वोल्टेज स्रोत का मान कितना होता है? ऑप्शन बी ठीक है जिनका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया कैसे? भाई याद करो वो वाले दिन। क्या भैया H11 मैंने बताया था क्या होता है? भैया H11 थोड़ी बताया था आपने, H12 बताया था। हाँ बताओ H12 किसके बराबर होता था? भैया H12 बराबर होता था V1/V2 के। तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है वोल्टेज स्रोत क्या होता है, तो V2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो बस। तो आपका बी आंसर। देखो अगर आप और आंसर मैच करने की कोशिश करोगे तो ये भी मैच नहीं होने का, ना ही वो मैच हो, तो ये वाला मैच हो रहा है, तो ये वाला आंसर है इसका। ठीक है, सारे फॉर्मूले जब लगा के देखोगे ना तो आपका बी आंसर ही बैठेगा यहाँ पे। चलो भैया अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन। बताना ट्रांजिस्टर परिपथ के एच तुल्य परिपथ में धारा स्रोत का मान होता है। देखो धारा का पूछ रहा है इस बार, तो बताओ भैया क्या आंसर होगा? बताइए दोस्तों, कैसे अटक से गए हो आप? मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आप क्वेश्चन करते करते अटक जाओगे। बताइए साथियों। देखो यार अभी तो बताया था। क्या बताया था सर? बे भैया पागल हो क्या?
ओ पागल हो गए क्या तुम? देखो, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो आपका फॉरवर्ड करंट गेन होता है वो होता है सर आपका I2/I1। क्या पूछना चाह रहा है भैया? ये धारक स्रोत का मान पूछ रहा है, नहीं I2 पूछ रहा है, तो I1 की मल्टीप्लाई इसमें कर देना। तो बताओ भैया कौन सा आंसर ठीक है? भैया इसका हमारा आंसर आ रहा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब तुम कहोगे भैया ये भी तो हो सकता है I2, भाई पागल हो, यहाँ पे V2 इस वजह से आया क्योंकि HR था वहाँ पे, यहाँ पे इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है भाई, चलो 70वां क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर परिपथ के एच तुल्य परिपथ में होते हैं दो धारा स्रोत, दो वोल्टेज स्रोत, एक धारा स्रोत व एक वोल्टेज स्रोत, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ। ठीक है, वही पूछ रहा है, मतलब क्या है इसमें, वोल्टेज कितने होते हैं, स्रोत कितने होते हैं, करंट के स्रोत कितने होते हैं, ये सब चीज़। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 71 में। एच प्राचलों की संख्या होती है, बताओ। चलो इसमें भी कुछ नहीं है, वैसे सबको पता है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर लोगे ना इसको तैयार? वही तो है सेम ऊपरले वाला। यहाँ पे संख्या पूछ रही है, वहाँ पे पूछ रहा था कितने होते हैं। एक तो I1 I2 होता है, एक V1 V2 होता है। तो आपका सी आंसर ठीक हो जाएगा, 4 होते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन है, सभी एच प्राचलों की विमाएँ होती हैं, बताओ। जितने भी हमने एच पैरामीटर पढ़े हैं, सिंपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल वाली, हमने उभयनिष्ठ आधार वाधार कुछ नहीं लगा रहे। यहाँ पे कह रहा है सभी एच पैरामीटर की विमाएँ होती है, समान होती है। नहीं भैया ऐसा तो जरूरी नहीं है। किसी की विमा, किसका मोह निकल के आ रहा था, किसी का ओम निकल के आ रहा था, किसी का मात्रक ही नहीं निकल के आ रहा था। तो हम बोल सकते हैं विमाएँ होती ही नहीं, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं। सी आंसर कैसे हो जाएगा? ये भी नहीं होने। ठीक है, चलो भैया, HR व HF की विमाएँ होती हैं, बताओ। भैया रिवर्स और फॉरवर्ड की तो शायद कोई मात्रक नहीं होता ना, इस वजह से विमाएँ समान होगी ना। हाँ भैया बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जिसका ए आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब तुम समझदार हो गए हो, समझदार हो गए हो। देखो वही कुछ फॉर्मूले जो मैंने आपको अलग से लिखवाए थे ना, 4 फॉर्मूले, ए बोल लो भैया, 4 फॉर्मूले वही हैं आपके। ठीक है, तो इसमें कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मूला याद ही करने हैं, तो इसमें हमारा कुछ रोल नहीं है। चलो भैया आगे चलते हैं। बताओ 78वां क्वेश्चन है। 78वां क्वेश्चन है, एच पैरामीटर परिपथ में निवेशी प्रतिबाधा निर्भर करती है। निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा निर्भर करती है, बताओ। चलो एक काम करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। अब तो वही पूछना है, देखो आप वाई पैरामीटर आ जाएगा आपका, इसकी संख्या कितनी होती है, इसका मात्रक कितना होता है, वही है, मतलब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया ना। ये वही सब चीज़ चलती रहेगी आप तक। देखो 98 क्वेश्चन यहाँ तक, 98 तक आपको करने हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये हमारे पे नहीं होने के, भाई हो जाएंगे अगर एक बार कोशिश करोगे। ये पूछ रहा है इसको किससे निरूपित करते हैं, हो जाएंगे भाई सारे क्वेश्चन। अगर मैं कराऊंगा खामा का टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी और आपका भी। तो भैया आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। देखो इसके आंसर वांसर सब दे रखे हैं मैंने, इसका मैं PDF भी दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, अब ये बताओ भैया आज की क्लास में कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं? से यस या नो, से यस या नो। देखो सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए ना आपको, लगभग 15-20 क्वेश्चन और रह गए, उनको भी कर लेना यार, ठीक है ना। क्योंकि यार मुझे पता है आप कर लोगे, तो मैं तो इस वजह से करवा रहा था जिससे आपको थोड़ा मज़ा आता रहे। अब इतने करवा दिए तो आप भी कर लोगे, मुझे इतना पूरा विश्वास है। ठीक है, पता होगा भैया टेलीग्राम वेलीग्राम के बारे में, सबके बारे में, महात्मा जी एजुकेशन के नाम से ज्वाइन कर लेना आप सभी, वहाँ पे PDF फाइल मिलती रहती है आपको। ठीक है, अब भैया ये बताओ, यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे अब।
यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड कब स्टार्ट होगी सर, ये तो बताओ ना। देखो आपका मंगलवार से स्टार्ट होगी यूनिट नंबर थर्ड। कल कोई क्लास नहीं होने की, मंगलवार नहीं मंगलवार है, ठीक है ना, मंगलवार से स्टार्ट होगी यूनिट थर्ड आपकी, मंगलवार से स्टार्ट होगी। भैया देखो आपका, मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो यार कोशिश आप भी करो ना, वीडियो को शेयर करने की कोशिश किया करो, ठीक है ना, शेयर करने की कोशिश किया करो। और यार लाइक वाइक भी नहीं करते आप, यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो। और कोशिश किया करो शेयर वेयर करने की, मैं कहता नहीं इस वजह से यार, मुझे अच्छा भी नहीं लगता यार बार बार बोलना। सभी जितने वीडियो देखते हैं सभी कमेंट कर दिया करो वीडियो के नीचे, चुपचाप मत निकला करो वीडियो देखने के बाद। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार कि कमेंट वमेंट कुछ नहीं करना, लाइक वाइक कुछ नहीं करना, बस वीडियो देख लेते हैं और निकल जाते हैं। उनको समझ में भी आता है अच्छे से, पर कमेंट करने से पता नहीं क्यों नहीं, क्यों डरते हैं वो। फिर कमेंट कर दिया करो, आपका कुछ भी नहीं जाता, एक फीडबैक हमको मिल जाता है, हमको भी अच्छा लगता है, ठीक है। डेली का यही काम है, मैंने आपको 50 बार बता चुका, एक दो बच्चे ही कमेंट करते हैं यार, ज़्यादा किया करो ना, ठीक है। जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी अभी कमेंट करना लाइव होने के बाद, ठीक है। थैंक यू।